Hello everyone, this is your second last topic of subject health education and community pharmacy. The topic is non-communicable diseases. Communicable diseases आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक उसको ट्रांसमिट होने के लिए किसी वेक्टर की ज़रूरत है, या वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इनडायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकती है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसकी अपोजिट है, उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ऐसा कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब डिजीजेज जो आप लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर पढ़ेंगे वो है कैंसर, डायबिटीज़, बहुत सारी डिजीज़ हैं वैसे तो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अस्थमा, ब्रोंकिटीज, ब्लाइंडनेस, ओबेसिटी। और बेसिकली जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनकी जो अकरेंस है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। अब वेरियस रिस्क फैक्टर हैं जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अल्कोहल अब्यूज़, मतलब अल्कोहल का कंजप्शन एक नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा किया जाए, स्मोकिंग या यूज़ ऑफ टबैको, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसके अंदर आपका एयर एंड वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन भी इसके अंदर आ सकता है, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसका प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस फैक्टर्स में क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इस कैटेगरी के अंदर आपकी जो क्लासिफाई की गई हैं जो आपकी डिजीज़ कंडीशन, वो है फर्स्ट वन है कैंसर। अब कैंसर सेल को आप मैलिग्नेंट सेल्स भी बोलते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जाके ग्रो कर सकती है। और इसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी सेल की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मली और अनकंट्रोलेबली होगी। ठीक है, सेल डिफ्रेंशिएशन इनके अंदर नहीं होता है। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेलिग्नेंसी की है, मेटास्टेसिस की है, ऑटोनॉमी की है, क्लोनिलिटी है। ठीक है, ये सारी हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। और वेरियस जो आपके कैंसर के टाइप्स हैं, ओरल, इजोफेगल, लंग, स्टमक, गॉल ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं। कोलोन कैंसर, ये सब आपके कैंसर के अंडर कैटेगराइज किए जाते हैं। ये मतलब जस्ट कॉमन टाइप्स हैं जो ज़्यादा जिनका एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है आपके कॉजिटिव फैक्टर्स या एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है जो उसकी अकरेंस को बढ़ावा देने वाले हैं। ठीक है, जो उसकी अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर जीन डिफेक्ट है और वो जीन डिफेक्टेड जीन अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाता है तो वो भी कैंसर सेल की जनरेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रेडिएशंस जस्ट लाइक एक्सरेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, टबैको की च्यूइंग या स्मोकिंग, ये सब ओरल कैंसर, इजोफेगल कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कि जो लेबर वर्क में रहते हैं पर्सन या जहाँ पे वो ऑक्यूपाइड हैं, मतलब एज अ वर्किंग है, किस कंडीशन में, जहाँ पे एस्बेस्टोज है, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और इन जस्ट केमिकल्स का एक्सपोजर होता है, तो ये जो केमिकल्स हैं ये भी उनको हार्म कर सकते हैं और वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। मेडिकेशंस, डाइट, वायरसेस और अल्कोहल अब्यूज़, ये सब जो कंडीशन है या कॉजेज हम जिनको बोल सकते हैं, ये सब आपकी कैंसर की जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई डेफिनेट कोज नहीं होता, लेकिन ये जो सब कोज हैं कैंसर के लिए ये ज्यूम किए गए हैं कि इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन जो डेवलप्ड कैंसर है, ठीक है, उसको पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता कि वो बेसिकली किस कारण से हुआ होगा। ठीक है, उसकी जब फुल ग्रोथ हो जाती है, जो उसके सिम्टम्स हैं, उनकी अपीयरेंस जो स्टार्टिंग स्टेज है उसमें कम होती है और कुछ लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। अब जैसे साइन और सिम्टम्स हैं इसके, एनी सोर दैट डज नॉट हील, ठीक है, जैसे घाव होते हैं या अल्सर भी हम बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लंप, ट्यूमर और थिकनिंग ऑफ इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर इन द बॉडी, unusual bleeding or discharges from any part of the body, difficulty in swallowing and persistent indigestion, persistent cough and hoarseness of voice, any sudden changes in skin and outgrowth of skin like wart and mole.
तो ये जो सब अपीयरेंस है इनको हम जनरली वो भी कर देते हैं, जनरली हम इनको डिनाई भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इनको हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके हमें मेडिकल सुपरविज़न के अंडर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट रहेंगे वो है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी एंड ऑल्सो द मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो सबसे अब यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ लेज़र थेरेपी। सर्जरी के अंदर क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन अगर उसको रिमूव किया जा सकता है तो उसको रिमूव कर देंगे। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन के यूज़ से उस पर्टिकुलर पार्ट को या उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो आपके अबनॉर्मल कैंसरस सेल की ग्रोथ हो रही है उसको डैमेज किया जाएगा। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होगा, कीमोथेरेपी के अंदर एंटीबायोटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो जो कीमो आप लोगों ने सुना भी होगा कि कैंसर में उसको कीमो दी जा रही है, कीमोथेरेपी घर पे भी ले सकता है पर्सन और मेडिकल सुपरविज़न हॉस्पिटल्स के अंदर जाके भी दी जाती हैं। इसके अंदर क्या होगा, कॉम्बिनेशंस रहता है एंटीबायोटिक्स का, वो पर्टिकुलर हर एक टाइप के कैंसर के लिए डिफरेंट टाइप्स का है। फॉर एग्जांपल जैसे विंका अल्कलॉइड्स रहते हैं हमारी एंटी कैंसर ड्रग के अंदर, तो उनके अंदर वो आपके लंग कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर के लिए यूज़ की जाती हैं। विंका अल्कलॉइड आप लोगों ने विंका सुना होगा जो सदाबहार का पेड़ होता है, ठीक है। उसके जो अल्कलॉइड्स हैं विंका के अल्कलॉइड्स वो लंग कैंसर और बहुत सारे कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो लंग कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटी कैंसर ड्रग के अंदर आपकी और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, मीथोट्रिक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल, 6-मरकेप्टोप्यूरीन, ठीक है, काफ़ी सारी हैं। नेक्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ोगे एंटी कैंसरस ड्रग की क्लासिफिकेशन के अंडर। नेक्स्ट आपकी डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ मेलिटस को हम एब्रीवेट करते हैं कैपिटल DM से। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म विच इज़ आइदर ड्यू टू, अब इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पेनक्रियाज जो है आपका सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, और सेकंड जो कंडीशन है इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है लेकिन जो इंसुलिन के पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है, जो इंसुलिन के रिसेप्टर है वो अपनी सेंसिटिविटी को लूज कर चुके हैं। अब जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल रहता है हमारा 90 to 110 mg/dL रहता है। अब ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है उसको कैसे हम पता कर पाएंगे उसको, कि या तो आपके ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सेकंड यूरिन के अंदर भी अगर शुगर की एग्जिस्टेंस देखी जाती है। कॉजेटिव फैक्टर्स रहेंगे अल्कोहल अब्यूज, ओबेसिटी, एज, बैड लाइफस्टाइल, माल न्यूट्रिशन, वायरस इन्फेक्शन और स्ट्रेस कंडीशंस।